अरे वो टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा। क्या, ये कंप्लीट करा देते हैं और क्या, अब जितने देर में हो जाए, ठीक है। वो जानते हो क्या हुआ, लॉगिन डीएक्टिवेट हो गया था 30 मिनट्स के लिए। हाँ, क्या कह रहे हो? कल एक लास्ट वाले में चेंज किया था ना, तुमने चेंज नहीं किया था? ये उतना उसका उस पर ज्यादा फोकस नहीं, हाँ डिसकंटिन्यूटी पे ज्यादा फोकस है। उसमें जानते हो, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना फेज ट्रांजिशन के, उसमें मोस्टली फोकस होता है कि कौन सा क्वांटिटी कंटिन्यूअस है, कौन सा क्वांटिटी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, इस पे ज्यादा फोकस होता है, ठीक है ना। अब जैसे कल हम लोग देखो, थोड़ा सा ये मान लो हमें ध्यान में नहीं था, कल क्या हम लोग एक प्लॉट कर रहे थे, जैसे एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट कर रहे थे सेकंड ऑर्डर में। तो सेकंड ऑर्डर में बताया गया था कि एंट्रोपी इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, है ना, कंटिन्यूअस क्वांटिटी। तो उसमें अगर मतलब डेल एस बाई डेल टी हम लोग देख रहे थे कि इट वाज गेटिंग रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, है ना। ये क्या आ रहा था, सीपी बाई टी आ रहा था। तो हमें हम लोग अगर ये मानते हैं कि गैस के लिए स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा, ग्राफ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो उसमें हम लोग कह रहे थे कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये तो हम लोग देख सकते हैं, हाँ। एक नहीं, एक बार और डिफरेंट, अच्छा ये सीपी को कांस्टेंट मान करके करोगे, है ना। अच्छा तो वो, अच्छा ये ऐसे कह रहे हो कि मतलब यहाँ से, हाँ मतलब सही कह रहे हो, ठीक है ना। देखो D2S/dt² अगर निकालेंगे, सीपी कांस्टेंट मानते हो, तो ये बन जाएगा -CP/T²। ठीक है, तो कर्वेचर डाउन आ रहा है ना। तो ठीक है, उसको ऐसे बना सकते हो, देखो मतलब बेसिकली, लेकिन बुक्स में भी देखोगे ना ऐसे ही बना रहता है, ऐसे करके ऐसे बना रहता है, ठीक है ना। ऑल राइट, तो देखो वही हम कह रहे हैं कि इसमें मतलब आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कर्वेचर किधर है। मेनली इसमें जानते हो ये चीज दिखाया जाता है कि एक है कंटिन्यूअस, ठीक है ना। जैसे एस का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो ये ग्राफ ये क्या है, ग्राफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ग्राफ मतलब थोड़ा ऐसे करके बन रहा है, देखो इसका इसका स्लोप ज्यादा था और इसका स्लोप थोड़ा कम था, है ना, ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअल में मतलब ये सही है कि सेकंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ रहा है, तो ग्राफ थोड़ा ऐसे बनना चाहिए, है ना, ऐसे करके। और फिर मतलब ये कुछ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना, मतलब इसका स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा। ऑल राइट, चलो ठीक है, हम थोड़ा ब्रीफली रिकैप करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग कल जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, है ना, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना, फुली डिस्कस हो चुका था, ठीक है। तो एक बार देखिए, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का बेसिक में क्या क्या बताया गया था। फर्स्ट ऑर्डर में देखिए बताया गया, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन क्या था इसका बेसिक। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में फंक्शन कॉन्टिन्यूस जी जो है हमारा कंटिन्यूअस होता है, जी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। ऑल राइट, और इसका डबल डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा था, ठीक है ना, डाइवर्ज कर रहा ये बता दिया गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कि सेकेंड ऑर्डर में जी कंटिन्यूअस है, सेकेंड ऑर्डर जस्ट क्विकली लिख देते हैं, देखो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, तो जी जो है हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। और जी प्राइम भी क्या था, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। जी प्राइम्ड इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस है ये। और जी डबल प्राइम डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूअस था, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा मेनली टॉपिक था, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हम लोग डिफाइन कर चुके थे, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पहले, ठीक है ना, देखो एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस और है,
जैसे हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि देखिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में मतलब अपीयरेंस ऑफ मटेरियल चेंज हो जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल था कि लिक्विड से मान लीजिए गैस में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये अपीयरेंस इसका क्लियरली चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये अपीयरेंस चेंज होता है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में अपीयरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, अपीयरेंस चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज, इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में लेटेंट हीट इन्वॉल्व होता है, इसमें लेटेंट हीट नहीं इन्वॉल्व नहीं होगा। होता है, ठीक है ना, लेटेंट हीट इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इस ट्रांजिशन को कराने के लिए हीट सप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, यू डोंट हैव टू सप्लाई हीट, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि देखिए वाटर जैसे मान लीजिए, या आइस, देखो आप आइस जो है सपोज करो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब उसको आप मेल्ट कराना चाहते हो तो फर्दर उसमें हीट ऐड करना पड़ता है, तभी तो मेल्ट होता है ना। तो आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, फिर आप फर्दर उसको मेल्ट कराना चाहते हो तो भी आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें बताया गया लास्ट क्लास में कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एल एल नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और इसमें कह सकते हो अपीयरेंस, ठीक है ना, इसका दूसरा फीचर ये होगा अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस डजंट चेंज, ठीक है, अपीयरेंस डजंट चेंज। और ये जनरली जो है ना सर्डेन होता है, इट इज सर्डेन। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो है ना सडन ट्रांजिशन होता है मोस्टली, ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे इसमें बताया गया था ना कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सडन नहीं होता है, उसको कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे आइस को कंप्लीटली मेल्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन देखिए फर्स्ट ऑर्डर से इन 3 फीचर्स में समझ लो थोड़ा डिफर करता है, ठीक है ना। इसमें एल इन्वॉल्व, लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, अपीयरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, और इट इज सडन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को कंप्लीट सडन नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। अब देखो हम लोग सर यहाँ पे एग्जांपल्स, हाँ बोलो। सर मतलब बच्चे बोल रहे हैं कुछ मतलब 100 लिमिट आ रही है इस पे, जूम पे ज्वाइन नहीं हो रहा उनका। अरे आज जानते हो बहुत टेक्निकल इशू चल रहा है आज, अब क्या करें। वो हमारा अकाउंट जो है ना डीएक्टिवेट हो गया था, तो अभी करते हैं, ठीक है ना। सर कल का लेक्चर भी अपलोड नहीं हुआ। हाँ वो कल का लेक्चर भी डिलीट हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए जो है ना सारा इशू आज। तो देखते हैं, ये फेस ट्रांजिशन नहीं होगा तो जिन लोगों का छूट जा रहा है ना उनको हम फिर से एक बार पढ़ा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, कल का लेक्चर भी अपलोड नहीं हुआ ना, तो वो लेक्चर तो हमें अपलोड करना ही पड़ेगा फिर से, ठीक है, तो एक बार ले लेंगे क्लास। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल्स में देखिए पहला एग्जांपल है, ठीक है, फेरो टू या पैरा टू फेरो, जो ठीक है ना, फेरो मैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, या उल्टा बोल सकते हो पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना। ये जो ट्रांजिशन होता है ना पैरा टू फेरो या फेरो टू, ठीक है ना, ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। उसी तरह से नॉर्मल मेटल से सुपर कंडक्टिंग मेटल, ठीक है ना, सुपर कंडक्टिंग मेटल में जो ट्रांजिशन होता है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। कुछ तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये एग्जाम में जो है ना बाय नेम आ जाता है, ठीक है ना। ये तो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में ट्रांजिशन, और ये नॉर्मल से सुपर कंडक्टिंग, ये जो है ना सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। या फिर जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, हीलियम 1 से हीलियम 2 में जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड लैम्डा ट्रांजिशन, ठीक है ना, ये लैम्डा ट्रांजिशन भी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी बेसिकली हीलियम 1 से हीलियम 2 में जो ट्रांजिशन है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के, जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। हीलियम 1 बेसिकली जानते हो, मतलब जैसे हीलियम 1 जनरली 4 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है ना, और हीलियम 2 जो है ना दिस इज अराउंड 2 केल्विन।
तो ये बेसिकली कह सकते हो कि एक नॉर्मल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। दिस बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल फ्लूइड। हीलियम 1 जो है ना ये नॉर्मल फ्लूइड है, और ये जो है ना सुपर फ्लूइड, मतलब ठीक है। तो ये इसमें मतलब विस्कोसिटी वगैरह 0 हो जाती है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सुपर फ्लूइड। ठीक है, इट बिकम सुपर फ्लूइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के। क्या नहीं, इसमें देखो क्या होता है कि बेसिकली ऐसा होता है ना कि देखिए, अगर जैसे हम टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ऑब्वियसली टेम्परेचर 4 केल्विन है और ये 2 केल्विन है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो तो ये तो ठीक है, उसमें तो हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन होता क्या है, देखो हम आपको अभी बता रहे थे ना कि जैसे मान लीजिए आइस है, आइस मान लो कि स्टार्टिंग में -10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करते हो, इसमें हीट सप्लाई करते हो, तो अब बन गया आइस एट सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद अगर सडनली ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, सडनली जीरो जैसे ही 0 में पहुंचा ना, ये सडनली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा आइस। लेकिन क्या होता है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद भी वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है। अब आप बताइए कि इसके बाद आप इसको वाटर बनाना चाहते हो, तो आप बताइए 0 पे अपने आप कन्वर्ट होता है या हीट सप्लाई करना पड़ता है? हीट सप्लाई करना पड़ता है ना, यहाँ पे आपको हीट ml सप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट, ठीक है ना। Q इक्वल टू ml, वेयर L इज दी लेटेंट हीट। क्योंकि देखिए 0 पहुंचने के बाद भी ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ये मान लो 2 केल्विन के आसपास में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, तो 2 केल्विन इसको पहुंचा दोगे ना, अल्टीमेट इट इज सडनली इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक सुपर फ्लूइड, ठीक है ना। तो दोनों में हाँ नहीं, वो तो प्रोसेस कुछ भी हो, ठीक है, वो एडिबेटिक एक प्रोसेस है, अदरवाइज देर आर अदर प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें समझ में आया ना डिफरेंस दोनों में क्या है, कि 0 पहुंचने के बाद भी ये वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है। कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा और हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट इन्वॉल्व होना। क्योंकि देखो ट्रांजिशन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फर्दर जो हीट सप्लाई करना पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। वहां पे फिर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मतलब ट्रांजिशन के लिए हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए हीट सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज होती है बेसिकली, ठीक है ना। अब जैसे सुपर कंडक्टिंग, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, कोई मटेरियल है, उसका टेम्परेचर अगर आप क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा रखते हो, ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा पे वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब जैसे ही आप क्यूरी टेम्परेचर के नजदीक ले जाओगे ना, और मान लो वहां पे, ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, इट मे स्टार्ट बिहेविंग लाइक फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो अब ऐसे नहीं, क्यूरी टेम्परेचर पहुंचाने के बाद फिर से हीट सप्लाई करने की जरूरत वगैरह, या फिर उससे हीट एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना, लेटेंट हीट इज नॉट इन्वॉल्व, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का मतलब कुछ एग्जांपल्स हो गया। तो एग्जाम में जानते हो क्वेश्चंस, अच्छा सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एक एग्जांपल और है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिक्विड टू, ठीक है ना, लिक्विड टू वेपर। देखो लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन जो होता है ना, ठीक है, ये अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जानते हो मतलब लिक्विड और वेपर में बेसिकली डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। मतलब एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विड जो है ना वो गैस जैसा ही बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। ये लास्ट क्लास में देखो हम लोग ऐसे बना रहे थे ना, ये ग्राफ वेपराइजेशन कर्व, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये ऐसे बना, ये बन गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये एक इस तरह से कर्व था, ठीक है ना, फिर एक कर्व हमारा, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये जो ग्राफ बना रहे थे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम, ठीक है ना, दिस इज फेज डायग्राम। ये ट्रिपल पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक टेम्परेचर दिस पॉइंट, ठीक है ना, ये जो टेम्परेचर था इसको टीसी हम लोग बोल रहे थे, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे देखिए यहाँ पे इस साइड हमारा लिक्विड है, ठीक है ना, दिस साइड इज लिक्विड, इस साइड हम लोग बोलते हैं वेपर है, ठीक है ना, और इस साइड क्या है, गैस है। तो देखो इसके बाद ये कर्व नहीं है, ठीक है ना, देयर इज मतलब इसके बाद लिक्विड और गैस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट पे जो है ना, लिक्विड और गैस के बीच में जो डिस्टिंक्शन है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मतलब लिक्विड बचता ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ क्या बचता है, उसके बाद फिर
ओनली गैस बचेगा, ठीक है ना। तो इस लाइन के बाद जो है ना यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं होगा, मतलब अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा कर दोगे तो फिर मतलब किसी तो उसमें फिर लिक्विड बचेगा ही नहीं, वो सिर्फ गैस रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। तो लेकिन इसके जस्ट बिलो लिक्विड भी है और वेपर भी है। तो यहाँ पे देखो मतलब क्लोज टू क्रिटिकल टेम्परेचर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना लिक्विड से वेपर में या वेपर से लिक्विड में, वो सेकंड ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। दिस इज सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही लिखे हुए थे ना, देखो सेकंड ऑर्डर का मतलब आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ये है कि इसमें अपीयरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट पे लगभग लिक्विड यहाँ पे ये लिखा जाता है कि लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन जब भी होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ये क्वेश्चन जानते हो पूछा जाता है एग्जाम में कि लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन किस तरह का फेज ट्रांजिशन है। तो दो चीजें पूछी जाती है कि ट्रिपल पॉइंट पे अगर ये ट्रांजिशन होगा, ट्रिपल पॉइंट पे लिक्विड टू वेपर, तो कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर। तो देखो ट्रिपल पॉइंट ये वाला ग्राफ में देखो ट्रिपल पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे तो देखो इधर लिक्विड है इधर वेपर है, क्लियर डिस्टिंक्शन है दोनों में, ठीक है ना। तो देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन। तो इधर से इधर मतलब अगर ट्रांजिशन होता है तो आप बोलोगे कि अपीयरेंस चेंज हो रहा है, अपीयरेंस चेंज हो रहा है, तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ट्रिपल पॉइंट पे ट्रांजिशन होगा ना तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे जो होगा तो दैट विल बी कॉल्ड सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखोगे, ये एग्जांपल्स हो गए सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के, ठीक है ना। तो दो ही ऑर्डर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। क्योंकि थर्ड ऑर्डर की बात जो आती है ना, वो देखो थर्ड ऑर्डर वाले फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं है ना। देखो जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, वो गिब्स पोटेंशियल के सेकंड डेरिवेटिव से आता है। अब थर्ड डेरिवेटिव से क्या आता है, तो थर्ड डेरिवेटिव से ऐसा कोई वेल नोन फिजिकल क्वांटिटी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए थर्ड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। थर्ड ऑर्डर का एक एग्जांपल है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के केस में थर्ड ऑर्डर बन जाता है, ठीक है ना। तो वो हाँ देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल इस पॉइंट पे जो है ना, देखो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गया ना आप, तो वहां पे गैस, ये जो लिक्विड है ना वो ऑलमोस्ट गैस जैसा ही बिहेव करने लगा। तो मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब ऐसा हो रहा होगा कि लिक्विड का कुछ, ठीक है ना, मतलब इसके बियॉन्ड जो है ना, मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे ना तो नेग्लिजिबल हीट इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। जैसे देखो क्या होगा कि थोड़ा भी टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो सारा का सारा गैस लिक्विड क्या है, अब गैस में ही कन्वर्ट हो चुका है, समझ गया ना। तो देखो ठीक है, तो थोड़ा भी हीट देंगे ना तो ये लिक्विड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए पहले जो है ना एक दो बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बेसिक प्रॉब्लम्स। आप लोग असाइनमेंट लेकर आए हो सभी लोग? तो दो तीन बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जानते हो जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ना इस टॉपिक से, वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। फेज डायग्राम वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है ना। हम कल बता दिए थे ना कि फेज डायग्राम में कौन से पोर्शन में क्या होता है, ठीक है ना। तो वो बस देख लोगे, फेज डायग्राम के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो तो डायरेक्टली जो बताया गया वही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो एक दो क्वेश्चन ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में, नेट 2013 का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नेट 2013 दिसंबर, ये क्वेश्चन नंबर है इसमें दिया हुआ 34, फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना।
क्वेश्चन लिखा है कंसीडर मेल्टिंग ट्रांजिशन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज डज नॉट एग्जिबिट डिसकंटिन्यूअस चेंज अक्रॉस द फेज ट्रांजिशन। ठीक है ना, तो कौन सा मतलब फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसकंटिन्यूअस चेंज एग्जिबिट नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। तो फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं, कंसीडर मेल्टिंग ट्रांजिशन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज डज नॉट एग्जिबिट डिसकंटिन्यूअस चेंज अक्रॉस फेज ट्रांजिशन। डिसकंटिन्यूअस चेंज को कौन सी क्वांटिटी का डिसकंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज डज नॉट एग्जिबिट डिसकंटिन्यूअस चेंज अक्रॉस द फेज ट्रांजिशन। इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। मतलब ऑप्शंस में ये दिए हुए हैं। ठीक है ना, देखो आइस से वाटर में कन्वर्जन की बात की जा रही है। ठीक है ना, अब बोला जा रहा है विच डजंट चेंज, which doesn't change discontinuously। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं इंटरनल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन है गिब्स पोटेंशियल और डी ऑप्शन है एंट्रोपी। क्या आंसर है इसका? तो ये तो डायरेक्टली पढ़ा हुआ है ना कि देखो लास्ट क्लास में बताया गया कि जब हम फेज ट्रांजिशन डिस्कस करते हैं तो उसमें जी एक ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए ना कि डीजी इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डीजी? ऐसे नहीं याद आ रहा है तो ऐसे लिख दो। ठीक है ना, यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या था, वी था। ठीक है, तो इसमें डी आता है। अच्छा, यहाँ पे जी था ना, एस डी टी माइनस पी डी। नहीं उल्टा हम लिख दिए है ना, यहाँ पे इधर वी था है ना, इधर वी था और इधर टी था और यहाँ पे पी था। तो जी जब लिखते हो तो एस डी टी माइनस में और प्लस वी डी पी। तो ये बताया गया ना कि फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है। तो हम लोग ये कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है टेम्परेचर तो डी टी 0 हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी 0 हो गया, तो डीजी कितना आएगा, डीजी 0। तो जी इज कांस्टेंट है ना, तो फेज ट्रांजिशन में जी कांस्टेंट कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आ गया। अदर किसी भी क्वांटिटी को देखोगे ना, जैसे मान लीजिए एंट्रोपी, तो फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो आइस टू वाटर कैसा ट्रांजिशन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में तो बताया ही गया है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फिर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसमें डेल जी बाई डेल टी आप निकालते हो तो डेल जी बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या निकलता है, माइनस एस। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें पता चल गया कि एंट्रोपी इज डिसकंटिन्यूअस। तो एंट्रोपी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये पता चल गया। आप देखो और इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी बोला जा रहा है, यू। हाँ, तो अदर क्वांटिटी जो है ना, आप देखो यहाँ से ऐसे देख सकते हो, एक बार फिर से देखो हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेक्टेंगल ऐसे बनाया, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख रहे थे ना, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, है ना, यही था ना, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। ठीक है ना, तो देखो अगर हम डी लिखते हैं, डी तो आप कैसे लिखते हो, डी इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, टीडीएस, ऐसे लिखते हो ना, टीडीएस और माइनस टीडीवी। ठीक है ना, देखो ये एस यू जो है ना एस और वी के बीच में है, तो इससे डीएस आएगा, इससे डीएस आ जाएगा, इससे डीवी आ जाएगा। और एनर्जी बनाने के लिए इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एनर्जी बनाने के लिए हाँ इसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें यह बताया गया है कि अपर कॉर्नर वाले वेरिएबल के साथ माइनस लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया। हाँ, तो देखो इसमें जो है ना बेसिकली, अच्छा ये हम लोग लास्ट क्लास में ये भी पढ़े थे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेल जी बाय डेल पी, यही होता है ना, डेल जी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम इसका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है ये, इसमें वॉल्यूम भी डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये इसमें मतलब वॉल्यूम में भी चेंज है और एंट्रोपी में भी चेंज है। तो यहाँ पे देख रहे हो एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों आ रहा है, तो मतलब इसमें भी चेंज आ रहा है, इसमें भी चेंज आ रहा है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी के ये चेंज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, डी यू इज नॉट 0। उसी तरह से डीएफ, देखो डीएफ जब लिखोगे तो डीएफ इज इक्वल टू क्या बनता है, डीएफ इज इक्वल टू आप यहाँ से लिखेंगे तो डीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस पीडीवी। वी और टी के बीच में है ना, तो यहाँ से डीवी आएगा और यहाँ से डीटी आएगा। ठीक है ना,
अब इसको एनर्जी बनाने के लिए एस से मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों में माइनस आएगा, क्योंकि अपर वेरिएबल दोनों है ना, तो दोनों में माइनस आ जाएगा। अब देखो फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से df इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस पीडीवी। अब आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम तो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वॉल्यूम में तो चेंज हो ही रहा है, तो इसका मतलब df जो है वो 0 नहीं है, df इज नॉट 0। तो df 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हेल्महोल्ट्ज पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये भी डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ये भी सिर्फ g है जो। अच्छा ये क्वेश्चन लेकिन देखो नेट का क्वेश्चन है, ऐसे देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डेफिनेशन में ही बताया जाता है कि g इज कंटिन्यूअस। तो इतना तो हमें बिल्कुल, ये तो जस्ट ऐसे डिस्कशन कर दिया गया, ये तो हमें डेफिनेशन में ही बताया जाता है कि g इज कंटिन्यूअस, तो हमें तो डायरेक्ट टिक करना है इसको, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 33 में जैसे फ्री एनर्जी है तो वो गिव्स फ्री एनर्जी है। हाँ वही गिफ्ट फ्री एनर्जी मान लेना है, ओके सर। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दूसरा रीड आउट करें, 32 नंबर। इट सेज आइडेंटिफाई विच वन इज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। देखो गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। फर्स्ट है लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। हम बताए ना लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन क्लोज टू इट्स ट्रिपल पॉइंट, तो ये हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। फिर अदर ऑप्शन लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक टू फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन, ठीक है। और एक लिखा हुआ है मेटल टू सुपर कंडक्टर, तो मेटल टू सुपर कंडक्टर और फेरो टू पैरा ये सभी सेकंड ऑर्डर हैं, ठीक है ना। और इसमें ट्रिपल पॉइंट के नजदीक जो ट्रांजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, और क्रिटिकल पॉइंट के नजदीक जो ट्रांजिशन है वो दैट इज सेकंड ऑर्डर। तो इस तरह से जानते हो, ठीक है। ये तो मतलब देखो वही हम बोले थे ना कि अभी बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, ठीक है ना। देयर आर सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन अभी पूछते हैं, देखो कि अगर अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी क्या है, कंटिन्यूअस है। फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूअस है, और सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में कंटिन्यूअस है ना, सेकंड में एंट्रोपी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखोगे। कुछ थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा क्वांटिटी कंटिन्यूअस है और कौन सा क्वांटिटी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है। तो अच्छा कल एक होमवर्क दिए थे आप लोगों को, ये होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था ना, याद है आप लोगों को। होमवर्क में दिया गया था कि इन फर्स्ट ऑर्डर में दिए थे ना, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हमें क्या था, एफ वर्सेस वी ग्राफ प्लॉट किया आप लोगों ने। हाँ सर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। हाँ कुछ ऐसे ही है, ऐसा ही आ रहा है। लोग कांस्टेंट आ रहा है। अच्छा नहीं तो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा ना। तो देखो इसमें जो है ना क्या लिखा जा रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एफ वर्सेस वी। तो देखो जब भी एफ का क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले आपको डीएफ लिखना पड़ेगा। तो डीएफ अभी लिखे थे ना, देखो जब भी इसका डिफरेंशियल लिखना है ना तो इसके लिए रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है ना। तो एफ इज यहाँ पे एफ लिखते हैं, इधर वी होता है और इधर क्या होता है टी। तो डीएफ का फॉर्मूला क्या बन रहा था, व्हाट इज डीएफ, माइनस पीडीवी और माइनस एसडीटी, ये है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर हम इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बेसिकली यहाँ से P इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल एफ बाई डेल वी, ऐसा ही है ना। तो मतलब डेल एफ बाई डेल वी जो है यहाँ पे, डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू माइनस पी। तो इतना तो पता चल रहा है कि स्लोप इसका कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब इसमें अगर आप देखो यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो ताकि कर्वेचर पता चल जाएगा, डी टू एफ बाई डी वी स्क्वायर, ठीक है ना। डीवी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बन जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल वी, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताइए सेकंड डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो किसी भी क्वांटिटी का आपको ग्राफ बनाना है ना, जैसे यहाँ पे बोला गया एफ वर्सेस वी प्लॉट करिए, तो आपको जानते हो क्या होगा
कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी पता करना होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आपको सेकंड डेरिवेटिव भी पता करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है, इज इट सर v से मल्टीप्लाई करने पे बल्क मॉडुलस हो जाता है। हाँ, ये जो ना पॉजिटिव होगा ना, कि जनरली क्या होता है, किसी सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटता है ना, तो ये बढ़ेगा तो ये घटता है, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। डीपी बाई डीवी जनरली पॉजिटिव होता है हमेशा, समझ गया ना, क्योंकि जब देखिए जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब डीपी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम घट जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है और इसका इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व के क्या होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर होगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ऐसा मतलब कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, देखो यहाँ पे एफ वर्सेस वी, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे, मतलब इधर से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। लेकिन अभी इसे बनाना नहीं है, देखो, क्योंकि हम क्वेश्चन जो बोले थे ना आप लोग को, वो बेसिकली हम बोले थे इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इसको प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि ऐसे तो हमें पता है कि जैसे मान लो ये, ठीक है ना, ये अच्छा, इसमें देखो फेज ट्रांजिशन जो है ना किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे नहीं अकर करता है, फेज ट्रांजिशन अकर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग फेज, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो वॉल्यूम में चेंज होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चेंज होता है, तो मान लेते हैं कि देखो इसमें ऐसा है कि मान लो यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ये जो मतलब वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है, ये है ड्यूरिंग, समझ रहे हो ना, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हैं ना, देखो फेज ट्रांजिशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट ए पर्टिकुलर प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें जैसे कि वर्सेस प्रेशर जब बनाते हैं ना, तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिखाते हैं कि इस पॉइंट पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, या टेम्परेचर में दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, दैट यू कैन नॉट शो, ठीक है ना। जैसे देखो हम एक बार जस्ट रिमाइंड करा देते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जैसे जी वर्सेस, मान लो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टी, तो जी वर्सेस टी, ठीक है ना। तो जी वर्सेस टी का ग्राफ आप लोग देख रहे थे कि जब बनाया जा रहा था तो उसमें बोला जा रहा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन होता है ना। तो ग्राफ कैसा था, जी वर्सेस टी का स्लोप नेगेटिव था, है ना, नेगेटिव था। तो मतलब हम ऐसे दिखा रहे थे कि ये जैसे हमारा लाइन है तो ये ऐसे आएगा और फिर यहाँ से स्लोप ऐसे सडनली चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में था। सेकेंड ऑर्डर में तो बिल्कुल ऐसे मतलब कोई किंक नहीं दिखाया गया था, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर में याद है ना किंक दिखाया गया। तो देखो इसमें एक ये जो है ना, इसको बोला जा रहा था ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बस किंक दिखाया जा रहा था जी में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर वाले ग्राफ में ऐसा होगा, प्रेशर वाले ग्राफ में ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ट्रांजिशन दिखाते हो, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं होगा, इसमें एक ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना। तो अब जानते हो, इसीलिए हम बोले थे इसको प्लॉट करने के लिए, और इसीलिए कह रहे थे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है ना। तो इसमें देखो अभी हम लोग ये देख लिए ना कि इसका स्लोप नेगेटिव है, कर्वेचर पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसा बनेगा। इसमें जो है ना, हमें इतना पता है कि ये ऊपर से ग्राफ जो है ना ऐसे करके हम देखो ऐसे दिखाएंगे कि ये मान लो ऐसे बन गया, ठीक है ना। कर्वेचर देखो ऊपर की तरफ है, स्लोप नेगेटिव आ गया। उसके बाद जो है ना इधर भी, इसके बाद वाले रीजन में भी हमें मान लो पता है कि ये जो है ना मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो मान लो यहाँ पहुंच गया, तो ये ऐसे हमें पता है कि इधर भी ऐसा जाएगा। लेकिन इस रीजन का हमें समझना है कि कैसा होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना, देखो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वाला रीजन है ये, ठीक है ना। तो इस रीजन में कैसा होगा वो हमें समझना है। इधर तो पता चल गया कि नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव कर्वेचर, ठीक है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके ऊपर है। यहाँ पे बताना है कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना आप ऐसे सोचिए, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एफ, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, यही होता है ना। तो देखो इसको आप इजिली ऐसे समझ सकते हो, इसको क्या करो, यू माइनस इसको टी एस कर दो और प्लस पीवी कर दो और फिर माइनस पीवी कर दो, ठीक है ना। यू डू इट लाइक दिस। तो यहां से देखो क्या होगा, u माइनस टी एस प्लस पीवी क्या होता है, जी जी हो गया ना, एंथैल्पी। ठीक है ना। तो इसको लिख दो जी, गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स पोटेंशियल, इसी को कहते हैं ना। अब माइनस क्या आ गया, पीवी, इज दैट ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए f का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म g कहलाता है, ठीक है ना, u माइनस टी एस प्लस पीवी। तो अब देखो f इज इक्वल टू जी माइनस पीवी, और ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन g कैसे चेंज होता है, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन क्या होता है, जी चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं चेंज होता है, जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन जी कांस्टेंट होगा। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन प्रेशर क्या होता है,
एक पर्टिकुलर प्रेशर पे फेज ट्रांजिशन होता है ना, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम पे कैसा डिपेंड कर रहा है ये, देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो एफ डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम लीनियरली, ठीक है ना, तो लीनियर डिपेंडेंस आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है ना यहाँ पे ऐसे, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा देखो हम बेटर कर दे रहे हैं इसको जो है ना, 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ना सभी को, देखो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग, ठीक है ना, फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े कि जी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एफ जो है ना डिपेंड्स लीनियरली, एफ डिपेंड्स, बस अब वेरिएबल इसमें यही है, वॉल्यूम ही वेरिएबल है, ठीक है। सो एफ डिपेंड्स लीनियरली ऑन वी, तो ये वी पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, अब इसका ग्राफ थोड़ा सा अगर देखो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं, मतलब लीनियर हम बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे लीनियर आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो इसको थोड़ा सा बेटर ऐसे बना लो, ठीक है ना। ये हम ऐसे दिखा देते हैं, मान लो इधर से ऐसे करके ये कर्व्ड होकर के आया ऐसे, अब यहाँ पे हमने ऐसे लीनियर दिखा दिया, अब फिर ये ऐसे करके कर्व्ड हो गया, समझ गया ना, ये ऐसे दिखा दिया, इज दैट ओके। तो ऐसा होगा, देखो यहाँ पे ऐसे कर्व्ड आया, फिर यहाँ लीनियर हो गया बिल्कुल, ठीक है ना, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इट विल बिकम लीनियर, ठीक है ना, और फिर ये कर्व्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। वी चेंज हो रहा है ना, वी इज चेंजिंग, तो चेंज ही को तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, चेंज, चेंज, तो इसमें ये तो वी का ग्राफ, तो वी में चेंज, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, चेंज। अगर मतलब जैसे मान लीजिए लिक्विड का और सॉलिड का वॉल्यूम इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं, लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम अगर सेम होता है तो हम बोलते हैं वो कंटिन्यूअस है, दोनों साइड दो, ऐसा होता है ना किसी पॉइंट पे, ऐसा देखो कोई भी फंक्शन होता है तो आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, जब इधर से लिमिट और इधर से लिमिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से सॉलिड का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या बोलोगे, वी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, समझ गया ना। तो वी में चेंज दिख रहा है ना ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया, इज दैट ओके। क्या हुआ, हाँ तो ये ट्रांजिशन हो रहा है ना यहाँ पे, है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ देखो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर ग्राफ से, इसीलिए हम इसे बोले थे आप लोगों को प्लॉट करने के लिए, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का बेसिक हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लॉसियस, प्रीवियस स्लाइड थोड़ा सा, ठीक है। तो क्लॉसियस क्लैपिरॉन, एक मिनट, क्लैपिरॉन इक्वेशन, ठीक है, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, ठीक है ना। क्या बताता है क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, प्रेशर का चेंज टेम्परेचर, रिलेशन नहीं बिटवीन देखो जनरली जानते हो स्टूडेंट इसको ऐसे समझ लेते हैं कि प्रेशर का चेंज टेम्परेचर के साथ बताता है, तो फिर जानते हो फिर एक खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं ट्रांजिशन कि हम पॉइंट लोग से। ट्रांजिशन पॉइंट पे नहीं, ट्रांजिशन पॉइंट पे क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे होता है ना ट्रांजिशन। तो कल हम जैसे बता रहे थे ना कि देखो आइस हम जैसे बता रहे थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm कर दोगे ना तो हो सकता है कि आइस मेल्ट होने लगेगा, ठीक है ना, मतलब ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm कर दोगे तो आइस मेल्ट होने लगेगा, हो सकता है कि -10 डिग्री सेल्सियस पे भी, ऐसा भी हो सकता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि आइस मेल्ट्स एट, अगर आप ये बोलते हो ना कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होता है, आपको ये बोलना पड़ेगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज
1 atm, ठीक है ना। इस तरह से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करोगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो मतलब क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है ना, ठीक है, सो इट टेल्स हाउ ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर वेरीज विथ प्रेशर, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन सेज, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग फेज डायग्राम, जैसे ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बना रहे थे, ठीक है ना। तो ये मान लो फेज डायग्राम है हमारा, फेज डायग्राम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ऐसा कर्व था, ठीक है ना, ये मान लीजिए ऐसा ये हो गया, ठीक है ना, फिर इधर से एक कर्व है, फिर ये इधर से ऐसे कर्व है, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंट था, ठीक है ना। तो जस्ट ऐसे ही फिर से एक बार देखो बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये स्लोप जो है ना थोड़ा ज्यादा होता है जनरली, ठीक है ना। तो देखो हम ये बताए थे कि इस साइड यहाँ पे क्या बनता है, व्हाट इज देयर, लो टेम्परेचर है ना Solid. यहाँ पे, देखो इस साइड लो टेम्परेचर, तो इसमें क्या बोला गया था, सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, वेपर है, ठीक है ना, यार वेपर, और इधर लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये टीसी, ये टीसी के बाद ये जो है ना, इसके बाद टीसी आ गया, इधर फिर गैस होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो फेज डायग्राम है ना, हम बताए थे लास्ट क्लास में, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है ना, दिस इज एक्सपेरिमेंट, इसका थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम फेज डायग्राम अगर हम आपसे पूछे कि कैसे ऑब्टेन किया गया, तो आप समझ रहे हो ना, ये बताया गया लास्ट क्लास में कि जैसे मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग को स्टडी किया गया अंडर वेरियस प्रेशर, समझ गए ना। पहले मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे स्टडी किया गया, फिर प्रेशर को लो कर दिया गया, प्रेशर को हाई कर दिया गया, तो देखा गया कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कैसे कैसे वेरी कर रहा है। तो हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर का डेटा लिया और प्रेशर का डेटा, उसी को प्लॉट किया गया ये, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक है ना। तो देखो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व का जो स्लोप होगा ना, वो बेसिकली हमें बताएगा कि मतलब प्रेशर के साथ टेम्परेचर किस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर अप्लाई करने पे ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे देखो कैलकुलेट करते हैं, सपोज वी कैलकुलेट हियर डेल, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक मिनट, सपोज वी वांट टू कैलकुलेट हियर डीपी बाई डी बाई, इसका जानते हो थ्योरेटिकल डेरिवेशन भी है, बस हम शॉर्टकट में देखो बता रहे हैं, डीपी बाई डी सपोज वी वांट टू कैलकुलेट, ठीक है ना। तो डीपी बाई डी हम लोग देखना चाहते हैं कि जैसे ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप क्या है, ठीक है ना। तो देखो डेल पी बाई डेल टी, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सपोज करो हम लोग चेक करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो देखो डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू, आपको याद है इसमें मैक्सवेल रिलेशन में डेल पी बाई डेल टी को आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तो इसको जानते हो रफली हम इसको उस तरह से लिख देते हैं, देखो याद है बताया गया था कि जैसे डीपी बाई डी है, तो इधर पी है तो नीचे में क्या आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम रफली देखो अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, ds बाई dv जस्ट, ठीक है ना, मतलब रफली स्पीकिंग वी हैव रिटन लाइक दिस। तो dp बाई dt हैज बीन रिटन एज डेल एस बाई डेल वी जो होता था ना, उसको ऐसे लिख दिए ds बाई dv, ठीक है ना। तो और यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही होता था, है ना, पॉजिटिव साइन होता है ना, क्योंकि देखो dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है, इसमें भी नेगेटिव आता है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये समझ लो कि मैक्सवेल रिलेशन से हम लोग इसको ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हो करेक्ट मेथड नहीं है ऑब्टेन करने का, लेकिन ये जल्दी हो जाता है ना, इसलिए ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे, देखो dp बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dv। देखो इसको रिमाइंड करने का तरीका ये होता है कि इधर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये एनर्जी मिलता है, और इधर से मल्टीप्लाई करने से एनर्जी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा मैक्सवेल रिलेशन से आता है, ठीक है। अब आप देखिए क्या करो, इसको जो है ना, देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं, ये आया समझ लो मैक्सवेल रिलेशन से, दिस इज फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है ना, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन। अब देखो इसको क्या करो, टी डी एस कर दो और यहाँ पे टी डीवी कर देते हैं हम लोग, टी डीवी, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू टी डी एस को हम क्यू लिख देंगे, डी क्यू, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई टी और इंटू डीवी, ठीक है। मतलब क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन इससे डेराइव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जानते हो ये बहुत करेक्ट मेथड नहीं है डेरिवेशन का, ठीक है ना। तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो यहां से कितना आ जा रहा है, डी क्यू को आप लिख दो ml, मान लीजिए m अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो लेटेंट हीट
देखो ऐसा होता है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए DQ जो है ना ml हो गया फिर, ठीक है ना। आप जानते हो कि फेज ट्रांजिशन के लिए जो हीट सप्लाई होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है ml, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो लिखते हैं उसको लिखते हैं mcdt, है ना। तो ये ml लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में यहाँ पे ml यूज किया गया। हमने बताया ना, जब भी लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगा तो दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे T और ये जो dV है ना, इसको लिख दो V2 माइनस V1, ठीक है ना। सो वी हैव रिटन इट एज V2 माइनस V1, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, दैट इज क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन CC, ठीक है ना। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए इस इक्वेशन का मतलब, अब इसको हम एक थ्योरेटिकल इक्वेशन की तरह मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज ए थ्योरेटिकल इक्वेशन। तो देखो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए dp/dt बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस इज चेंज इन प्रेशर, अगर होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा वो हमें ये बता रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो अगर हम डिस्कस करते हैं लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन, तो ये क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है। इससे हम लोग कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो कंक्लूजन फ्रॉम क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, देखो शॉर्ट में लिख दिया गया है CCE, ठीक है ना। तो कंक्लूजन फ्रॉम क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, देखो अगर हम लिक्विड से वेपर में ट्रांजिशन करा रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए किसका वॉल्यूम जनरली ज्यादा होता है, विच हैज बिगर वॉल्यूम, लिक्विड वेपर का ज्यादा होगा। तो देखो इसका वॉल्यूम को हम V1 बोल देंगे और इसका वॉल्यूम को V2 बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि V2 जो होगा हमारा, V2 विल बी ग्रेटर देन V1। जनरली वेपर का वॉल्यूम क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया। तो देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, अब इसमें लेटेंट हीट, टेम्परेचर, ये सब पॉजिटिव ही होते हैं। तो इससे पता चल गया कि dp/dt इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, dp बढ़ेगा तो dt भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि देखो जब भी प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा तो टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होगा। तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग P, ठीक है ना, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर ये जानते हो सिस्टम का कोई टेम्परेचर नहीं है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। यहाँ पे जो T है ना वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है। सो ऑन इंक्रीजिंग P ट्रांजिशन टेम्परेचर विल इंक्रीज, ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। तो उसी तरह से इसका रिवर्स लिख सकते हो कि ऑन डिक्रीजिंग P ट्रांजिशन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। मतलब शॉर्ट में इसको ऐसे लिख दो कि मतलब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हो ना, देखो प्रेशर घटा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, इसका मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो क्या कहते हैं ना कि जब अगर किसी, जैसे मान लीजिए वाटर को आप बॉयल करना चाहते हो, उसको माउंटेन पे ले जाओगे तो वो जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि माउंटेन पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कम हो जाता है, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो सकता है वाटर, ठीक है। तो फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि माउंटेन पे कुक करना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी बॉयल हो रहा है तो जल्दी कुक हो जाना चाहिए ना। हाँ वो 80 डिग्री, हाँ मतलब किसी फूड को कुक करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना होता है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मतलब वाटर जो है मैक्सिमम वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, मान लो 80 डिग्री तक ही बढ़ेगा, है ना, ठीक है। अगर मान लीजिए देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसे, जैसे मान लीजिए हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं कि वाटर बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ग्राउंड पे अगर बात करेंगे ना, ग्राउंड पे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो 1 atm है, ठीक है ना, 1 atm। तो अगर माउंटेन पे हम लोग चले जाते हैं ना, माउंटेन पे, तो वहां पे प्रेशर जो है ना वो लेस देन 1 atm हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका वो लेस देन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दैट विल बिकम लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, मतलब वाटर जल्दी बॉयल कर जाएगा। तो जल्दी बॉयल करेगा ना, मतलब कम ही टेम्परेचर पे बॉयल कर गया, तो फूड का जो टेम्परेचर है ना वो हाई नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, हाई नहीं हो पाएगा। तो वो फिर क्या बोलते हैं, फूड को मतलब कुक करने के लिए बेसिकली बोल सकते हो कि फूड को हाई टेम्परेचर तक ले जाना है आपको, ठीक है। तो वाटर जब बॉयल हो जाता है ना तो फिर उसका टेम्परेचर फर्दर नहीं बढ़ता है। तो प्रेशर कुकर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, ठीक है। प्रेशर कुकर में क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वाटर जल्दी बॉयल हो नहीं होता है, वाटर बॉयल करने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे वाटर बॉयल होता है, हो सकता है कि 130 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा हो। तो इसीलिए जानते हो, देखो अगर कभी आप एक बात बता रहे हैं कि मान लीजिए आप एक ओपन कंटेनर में वाटर को बॉयल करिए और उसको मान लो आप टच करते हो, ठीक है ना, वाटर को, और क्या बोलते हैं एक बार प्रेशर कुकर में वाटर को बॉयल करो, ठीक है, उसको टच करो, तो वो जानते हो काफी इंजूरियस होता है प्रेशर कुकर, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर, समझ गया ना। तो ओपन वेसल में वाटर को बॉयल करोगे ना तो ओपन वेसल का टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉयल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्रेशर कुकर में बॉयल ज्यादा टेम्परेचर पे होगा क्योंकि वहां प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस प्रेशर कुकर को ओपन करोगे ना तो वाटर का जो टेम्परेचर होता है हो सकता है 130 डिग्री या 140 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर को जब ओपन किया जाता है ना तो ज्यादा मतलब प्रिकॉशन लिया जाता है, ठीक है ना, वहां से उससे इंजरी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो यहाँ ये सभी बेसिक डिस्कशन है। तो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बताया गया ना, इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक चलो ये एक डिस्कशन हो गया। उसी तरह से देखो अगर हम लोग यहाँ पे लिक्विड टू वेपर में, ये हमेशा ऐसा होगा, दिस इज, ये जो बोला जा रहा है ना ये ऑलवेज होगा, क्योंकि देखिए जब भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करोगे ना, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इफ यू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज करता है, वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीज करता है। तो ये टर्म जो ये तो है ना हमेशा, ये सिचुएशन हमेशा आएगा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है ना, नाउ सब ठीक है, सपोज करो अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है। तो जनरली जानते हो क्या होता है, फॉर ऑल मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स के लिए क्या होता है, V2 जो है ना वो ग्रेटर देन V1 होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मटेरियल है ना उसके सॉलिड स्टेट से अगर आप लिक्विड स्टेट में जाओगे ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वाटर के लिए क्या होता है, वाटर के लिए V2 जो होता है वो लेस देन V1 हो जाता है। मतलब आप ये ध्यान रखोगे कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन, सॉरी आइस जो है ना, आइस के लिए कह सकते हो, ये आइस के लिए, ठीक है ना, आइस जब मेल्ट होगा ना तो उस केस में वॉल्यूम जो है ना कम हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि आइस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, मेल्ट करने पे आइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है आइस का, ओके। सो आइस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि V2 ग्रेटर देन V1 जब होगा तो फिर से वही बात होगी कि ये टर्म पॉजिटिव हो गया तो dp/dt क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे इस केस में जो है ना सभी मटेरियल के लिए dp/dt जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आइस के लिए ओनली फॉर आइस वाटर ट्रांजिशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आइस वाटर ट्रांजिशन के लिए ऐसा होगा कि dp/dt जो है ना दैट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, dp/dt इज नेगेटिव, ठीक है। तो आइस वाटर ट्रांजिशन में ये नेगेटिव होगा, ओके। तो अब देखिए क्या होगा कि ये नेगेटिव आ गया, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब इसमें तो फिर वही बात होगी कि ये पॉजिटिव है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही सिचुएशन होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हम कहेंगे प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव, एक टर्म अगर पॉजिटिव है तो दूसरा टर्म को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा।
तो ये ध्यान रखो, यहाँ टेम्परेचर जो बोल रहे हैं ना वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी ट्रांजिशन टेम्परेचर हैं, दीज आर ऑल ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर, अभी भी बात कर रहे थे ना कि प्रेशर बढ़ा दोगे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर आइस का कम हो जाएगा। जैसे अभी आइस 1 एटमोस्फेयर पे 0 डिग्री पे मेल्ट होता है, अगर 2 एटमोस्फेयर पे देखोगे तो -10 पे भी मेल्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज आप लिख लो, ठीक है ना, कि मतलब ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। तो ये सारे कंक्लूजन, अच्छा ये बताइए, ये कंक्लूजन हमें ड्रॉ करने के लिए क्या क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन पढ़ना जरूरी था या इससे पहले भी हम कर सकते थे? हम लोग इसको बिना पढ़े हुए पहले भी जान रहे थे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है ना, इसके ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास था ही। हम लोग ये पहले भी बोल रहे थे कि वाटर का जो है ना ग्राफ, जो इधर ना जाकर के किधर जाता है, ऐसे होता है। ये जो स्लोप है ना, वाटर जब आइस और वाटर की बात जब करते हो तो ये कर्व इधर ना होकर के इधर होता है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि कल जो हम बात कर रहे थे ना, उसी चीज को हम रिपीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो जस्ट आप कह सकते हो ये जो आज डिस्कशन चल रहा है ना, वो कल जो हम बताए थे सेम थिंग है। मतलब कल के डिस्कशन का ये थियोरेटिकल मतलब रिपीटिशन है। कल हम लोग जो इसे डिस्कस कर रहे थे वो समझ लो कैसा था, वो एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन था, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो हम कल भी डिस्कस किए थे। अब देखो ये जस्ट हमें इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है ना, ये नहीं जानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, तो इसीलिए हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किया। अच्छा दूसरी चीज आप देखिए, इसमें लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन अप्लीकेबल होगा ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे, इट इज अप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो इसका एक दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है ना। देखो अनदर फॉर्म ऑफ क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का एक अनदर फॉर्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। देखो dp/dt जो लिखा गया है ना, इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ml, ठीक है, ml, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t इंटू v2 माइनस v1, ठीक है ना। तो इसको जानते हो ऐसे लिख दिया जाता है, देखो l और डिवाइडेड बाय t इंटू, और यहाँ पे लिख देंगे सॉरी v2/m और माइनस v1/m, ये लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो v2/m इसको बोलते हैं स्पेसिफिक मास, ठीक है ना। ये v/m जो है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक मास, ठीक है ना, इसे स्पेसिफिक मास कह देते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इसलिए देखिए इसको जो है ना सिंबॉलिक ऐसे सिंबल दे दिया जाता है, dp/dt इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे L लिख देंगे और ये T, और इसको स्मॉल v लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये v/m स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास है ना, तो इसको बस स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला जाता है, इसको सिंबॉलिकली स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो ये इस ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो देखो इसे v2 माइनस v1, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें ये डायरेक्टली गिवन होता है, दिस इज, ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली गिवन होते हैं, उसका यूज करके हमें क्वेश्चन आंसर करना होता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक फॉर्म हो गया, ठीक है ना। एक फॉर्म देखिए इसका और हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो हम लोग DH आप लिखते हो ना, सॉरी एक बार एंथैल्पी लिखो, देखो DH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हाँ ये रेक्टेंगल वाले से देख लो, एक रेक्टेंगल में हम बता चुके हैं ना कि इधर से देखो आता है गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है ना। तो H के क्रॉस जो वेरिएबल आ रहे हैं S और T आ रहा है, तो यहाँ से देखिए, हाँ TDS plus VDP, हाँ, तो इसलिए DS लिखोगे ना, तो ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव आएगा, तो इससे आ जाएगा DS और इससे आ जाएगा कितना DP, और ये दोनों लोअर वेरिएबल्स हैं, लोअर वेरिएबल दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। बस इसको एनर्जी बनाने के लिए इसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको V से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो फेज ट्रांजिशन जो होता है ना,
ठीक है, दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फेज ट्रांजिशन, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों पे। तो मतलब एट फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, एट फेज ट्रांजिशन, तो फेज ट्रांजिशन जब होगा ना तो उस केस में देखो डीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी डीएस। ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि देखो डीएस फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इंथैल्पी चेंज कितना होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इट विल चेंज एक्चुअली, है ना, इंथैल्पी विल रिमेन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो हम टीडीएस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, डीएस लिख सकते हैं। तो देखो ये जो अभी डेरिवेशन बताया गया था ना, तो याद है डीपी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू, हम लोग जब मैक्सवेल इक्वेशन लिखे थे तो यहाँ पे क्या आया था, डीएस बाई डीवी आया था, और उसी को टी से मल्टीप्लाई किए थे, तो टी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया था हमारा टीडीएस, और टीडीएस की जगह हम लोग क्या लिख दिए थे, एमएल, तो हम टीडीएस की जगह और क्या लिख सकते हैं, डीएच लिख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्म और होता है, ध्यान रखोगे कि डीपी बाई डी जो है ना, कभी कभी जानते हो ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि एंथैल्पी चेंज इज दिस मच, है ना, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है ना। तो देखो डीपी बाई डी इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो बता देते हैं, हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं ना, डीपी बाई डी देखो डीपी बाई डी इज इक्वल टू मैक्सवेल इक्वेशन से क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डीएस बाई डीवी, ऐसे लिख दिए, है ना, क्योंकि देखो पीडीवी एनर्जी बनेगा और इधर से टीडीएस एनर्जी, ऐसे ही बताया गया था ना। अब इसको टी से मल्टीप्लाई करो, टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो टीडीएस की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीएच, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, देखो यहाँ पे डेल्टा एच लिख दिया जाता है, और यहाँ पे टी, और यहाँ पे डेल्टा वी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का एक फॉर्म है जो कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना एग्जाम में बहुत इजी होता है, हाँ वो ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना, मान लो कुछ अमाउंट दिया हुआ ना, डीएच लिखना है तो डीएच लिख दो, ठीक है ना, ये सब नोटेशन है ना, ठीक है ना। आप लिखना चाहते हो डीएच लिखना है, डीएच लिख दो, डीवी लिख दो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा देखो ये जो हम इंट्रोड्यूस किए ना क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, वो इजी बनाने के लिए हम ऐसा किए, डीपी बाई डी मैक्सवेल इक्वेशन से हो जाता है डीएस बाई डीवी, ठीक है ना। लेकिन इसका एक्चुअल डेरिवेशन ऐसे नहीं होता है, ये ध्यान रखो, कभी अगर किसी ने बोल दिया ना कि क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन डिराइव करके दिखाओ, तो ऐसे नहीं करोगे, ठीक है ना। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन एक्चुअल में आता है फेज ट्रांजिशन के डिस्कशन से, ठीक है ना। देखो जस्ट हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, उससे आपको ये मतलब ये भी पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सिर्फ कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। सो देखो एक्चुअल ऑफ क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, इसमें देखो ये बोला जाता है कि जैसे मान लो हम फेज ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, वी आर कंसीडरिंग फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सपोज सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में। तो इसमें ये बोला जाता है ना कि इसमें जी चेंज नहीं होता है, तो जी ऑफ 1 और जी ऑफ 2 दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए जी जो है ना वो जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे G1 ये G2 भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब देखो इसमें ये बोला जा रहा है ना कि अगर हम लोग फेज ट्रांजिशन डिफरेंट, देखो हम लोग जो ये डिस्कशन चल रहा है ना वो ये है कि एक बार फेज ट्रांजिशन T1 P1 पे कंसीडर किया जा रहा है, तो फिर दूसरी बार फेज ट्रांजिशन किस पे कर रहे हैं, T2 और T2 पे कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक क्वांटिटी को चेंज किया जा रहा है, दोनों को चेंज किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखो जो डिस्कशन चल रहा है ना उसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टेम्परेचर प्रेशर पे फेज ट्रांजिशन हो सकता है, समझ रहे हो ना सभी लोग। इसमें ये मत सिंपली सोचोगे कि फेज बस हम टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे वी आर नॉट डूइंग दैट। हम लोग बात करना ये चाहते हैं कि व्हाट आर द सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच फेज ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखो इसमें क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो ये ऐसा आ जाएगा DG1 इज इक्वल टू DG2। अब देखो जी जो है ना टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल G1 बाई डेल टी, ठीक है, और इंटू dt ये हो जाएगा, और प्लस डेल G1 बाई डेल P और इंटू dV, ठीक है, इज इक्वल टू, इज दैट ओके। तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेल G2, ठीक है, बाई डेल टी, ठीक है,
और dt, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, हाँ dp आ जाएगा dp, और यहाँ पे डेल g2 बाई डेल टी, इसको ऐसे लिख दोगे डेल g2 बाई डेल p और इंटू dp। ऐसा ही होता है ना, देखो टोटल चेंज निकालते हो तो बेसिकली इसको क्या करते हो, टोटल चेंज जब निकाल रहे हो तो पार्शियल चेंजेस कंसीडर करना होता है। अब देखिए यहाँ से डेल जी बाई डेल टी क्या होता है, व्हाट इज डेल जी बाई डेल टी, कल भी बहुत बार हम लोग इसको यूज किया ना, व्हाट इज डेल जी बाई डेल टी, देख लो सभी लोग, Sir, entropy. प्लस में या माइनस में होता है, ठीक है ना, कई बार यूज हुआ ना कल से, डेल जी बाई डेल टी इज माइनस एस, तो ये माइनस S1 करना होगा क्योंकि ये साइड जो है ना, देखो फर्स्ट सिस्टम का एंट्रोपी अलग होगा, माइनस S1, और ये क्या हो जाएगा dt, और प्लस ये क्या होगा डेल जी बाई डेल पी, v होता है तो ये v1 लिख दोगे, और ये dp है इज इक्वल टू, ये जो है ना देखो ये टर्म हमारा फिर से माइनस S2 हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा v2 और dp, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल लोगे क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, यहाँ से देखो क्या होगा, dp इसमें है dp इसमें है, तो dp वाले टर्म एक साइड कर दो, या और dt वाले टर्म एक साइड कर दो, तो इसको इधर ले आओगे ना, तो देखो यहाँ से ऐसा हो जाएगा, dt कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, और इसको जो है ना इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा dp, और यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस v1, इज दैट ओके। तो यहाँ से देखो आ जाता है dp बाई dt, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू, तो देखो dp बाई dt इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ये dp के नीचे dt ले आए तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली S2 माइनस S1 और डिवाइड बाय V2 माइनस V1, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे S2 माइनस S1 मतलब चेंज इन S हो गया, ठीक है ना, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, तो ऊपर में यहाँ पे टेम्परेचर T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर T से, तो ये बेसिकली हमारा ml लिख देते हैं इसको फिर, ठीक है ना, उसी TDS को ही तो ml ऊपर भी लिखा गया था ना, तो दिस इज रिटन एज ml। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से आ गया dp बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दोगे ml, ठीक है, और बाई t इंटू, और ये हो गया v2 माइनस v1, ठीक है ना। तो देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है ना डिराइव करने में, ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट तो वही आ रहा है, लेकिन रिकॉल करने के लिए बड़ा ये मतलब इजी है ना, इट इज क्वाइट इजी फॉर रिकॉलिंग, है ना, क्योंकि dp बाई dt इज इक्वल टू होता है ds बाई dv, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे रिकॉल करने के लिए जल्दी से, ठीक है ना। हाँ नहीं, कहाँ टेम्परेचर T1 T2 है, नहीं देखो इसमें बेसिकली वही, देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को, हम समझ रहे हैं, ठीक है, देखो इसमें होता ही है ना, अभी हम जैसे बता रहे थे ना, देखो बार बार इस चीज को फिर इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मान लो आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस बोलना सफिशियंट नहीं है ना, आइस को मेल्ट कराया जा सकता है -10 डिग्री सेल्सियस पे भी, ठीक है ना। तो देखो आइस को मेल्ट करते हो 0 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर कितना होता है, 1 एटमोस्फेयर होता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आइस को मेल्ट कराना चाहते हो -10 डिग्री सेल्सियस तो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, यही होता है ना, तो प्रेशर फिर उस केस में हो सकता है कि 2 एटमोस्फेयर होता होगा। तो आप बोलोगे ये जो सेट है ना, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन पैरामीटर्स, कि इस पैरामीटर पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, और ये सेट क्या है, ये सेट भी ये भी ट्रांजिशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेम्परेचर जब इतना होगा और प्रेशर इतना होगा तो भी ट्रांजिशन हो सकता है। अब मान लो टेम्परेचर आपने इतना कर दिया, प्रेशर ये नहीं है, तो हो सकता है नहीं भी होगा ट्रांजिशन। तो मतलब अभी हम लोग बात करना चाहते हैं कि हम अगर प्रेशर को चेंज करते हैं ना, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, वो बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब देयर विल बी मेनी वैल्यूज ऑफ टी एंड पी जिसपे ट्रांजिशन हो सकता है, हम समझ रहे हो ना, मेनी वैल्यूज ऑफ टी एंड पी है, लेकिन ट्रांजिशन जब भी होता है तो जी कंटिन्यूअस है ना, तो जी का दोनों साइड वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना। तो वही किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जैसे आप बोलो, कुछ स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि जैसे आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो उस टाइम तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, प्रेशर भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे dt को डायरेक्ट 0 करिए, dp को डायरेक्ट 0 करिए। तो अभी समझ रहे हो ना, ये डिस्कशन में हम बात करना चाहते हैं, अभी हम फेज ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि फेज ट्रांजिशन डिफरेंट टेम्परेचर पे भी पॉसिबल होता है, अंडर डिफरेंट प्रेशर। तो वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर दोज टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, मतलब किस तरह से प्रेशर को वैरी करने पे ट्रांजिशन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, ओके।
ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन इटसेल्फ तो आप जानते हो ना, जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो उस टाइम तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही है, समझ गया ना। तभी तो यहाँ पे देखो फेज ट्रांजिशन हुआ ना, तो इधर का टेम्परेचर इधर का टेम्परेचर क्या लिखा गया है, सेम लिखा गया। इधर का प्रेशर क्या लिखा गया, सेम लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच फेज ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसका वर्जन तो हम बता ही दिए ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह में लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लास 2 बजे तक है क्या? हाँ, अभी 10-15 मिनट और कम से कम लेते हैं क्लास, ठीक है ना। ये टॉपिक खत्म कर ही देते हैं ना। देखो इससे जानते हो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो एक आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, जैसे देखो इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक आईआईटी जैम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इस टॉपिक से आईआईटी जैम में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसमें 2016 का एनएटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो लिखा गया है, इफ देयर इज 10% decrease in atmospheric pressure at a hill compared to pressure at sea level, then change in boiling point of water is, boiling point में कितना चेंज आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो बाद में लिखा हुआ है अप टू 1 place of decimal, ठीक है ना। टेक latent heat of vaporization of water 2270 kilojoule per kg and change in specific volume at boiling point to be equal to 1.2 meter cube per kg, ठीक है ना। देखो इसमें दिया हुआ है कि अगर if there is 10% decrease in atmospheric pressure, मतलब प्रेशर में डिक्रीज कितना है, डिक्रीज, ये क्वेश्चन देख लो आप लोग के असाइनमेंट में दिया होगा, ठीक है ना। डिक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू दिया हुआ है 10%। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, पीपी लिख दे रहे ना, समझ जाओगे बॉइलिंग पॉइंट है ये। सो व्हाट इज देन चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें चेंज निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसमें गिवन ये सभी क्वांटिटी दिया हुआ है। देखो लेटेंट हीट दिया हुआ है इसमें 2270, ठीक है ना, किलो जूल पर केजी। एक तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन जो है ना, चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज गिवन टू बी 1.2 मीटर क्यूब पर केजी। वो ये ऐसा था ना, वॉल्यूम पर यूनिट मास था ये, है ना, तो इसीलिए ये दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना, तो मतलब देखो चेंज इन प्रेशर दे दिया गया है, समझ रहे हो ना, चेंज इन प्रेशर इज गिवन। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो ये 10% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है ना क्वांटिटी, वो ऐसा दिया हुआ है, डीपी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना है 10, ऐसे लिखोगे ना। तो मतलब डीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब ये आ गया, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/10p ऐसा आ जाएगा, डीपी इज इक्वल टू 1/10p हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब हम इसको यूज कर देते हैं। देखो डीपी बाई डी टी ये हमने पढ़ लिया, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टी इंटू, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा स्मॉल वी, जैसे V2 माइनस V1 लिख रहे थे ना। अच्छा ऊपर आ जाएगा ना, हाँ ठीक है ठीक है, P/10 आएगा, है ना, P/10 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे dp बाई डी टी इज इक्वल टू एल, और यहाँ पे t और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऐसे था ना, यहाँ पे जब स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख रहे हो तो यहाँ पे मास नहीं है ना। तो यहाँ से देखो ऐसा आ जाएगा, dp की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे P/10, और dt तो हमें निकालना ही है, ठीक है ना। दिस वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू ये L तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, दिस इज 2270 इंटू 10⁻³ है, ठीक है ना। और टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, देखो जैसे डिस्कशन जो है ना एटमॉस्फेयर के बारे में है ना, क्वेश्चन देखो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। इट सेज इफ देयर इज 110% डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना,
तो एटमॉस्फेयर का जनरली टेम्परेचर कितना लेते हो आप? 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना उसको हाँ नहीं तो भी हमें ठीक। पता नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट, ये तो कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, डेल भी डायरेक्ट दिया हुआ है। तो देखो टी जो है ना, हमारा टी जो है ना लगभग, देखो टी जो है ना 27 डिग्री सेल्सियस ले लो लगभग। तो ये बेसिकली जो है ना ऐसे पुट करोगे, टी का वैल्यू 27 और प्लस 273, ठीक है ना, इतना केल्विन हो जाएगा। तो ये लगभग 300 केल्विन पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर की जगह 300 पुट कर दोगे, और ये डेल भी तो दिया हुआ है ना डायरेक्ट 1.2, ठीक है ना, इतना सब कुछ दिया हुआ है। तो बस ये कैलकुलेशन करते हैं, तो dt निकाल लो। अब देखो यहाँ पे P का वैल्यू भी पुट कर देंगे। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप जानते हो प्रेशर कितना होता है, 180 m। P जो होगा यहाँ पे P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया ना, तो ये आप जानते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। SI यूनिट में इतना लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्वांटिटीज यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ जाएगा बेसिकली 10⁵ और डिवाइडेड बाई 10 और इंटू, देखो ये इधर से 300 इंटू 1.2 और डिवाइडेड बाई, इससे हो जाएगा 2270 और इंटू 10⁵ इज इक्वल टू dt। इतना आ रहा है सभी लोग देखो। तो ये जस्ट हम डिवाइड कर देंगे, 10⁴ आ जाएगा, तो ये कैंसिलेशन होगा, ठीक है ना। तो इसका देखो कैंसिलेशन करके कितना आ रहा है, ये 12×36, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस यहाँ पे, ठीक है ना, 360 360 आ जाएगा ये, ठीक है ना, और ये 227 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इतना आ रहा है देखो जब 360/227। अब देखो जरा डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है, dt इज इक्वल टू 1.5 आ रहा है डिग्री। अच्छा ये देखो dt निकाला हुआ है ना, dt को जानते हो डिग्री सेल्सियस, या इसको आप केल्विन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चेंज इन टेम्परेचर जब भी निकालोगे ना तो दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये एक बेसिक क्वेश्चन है डायरेक्टली, देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ था, डीपी दिया हुआ था, बस dt निकालना था। एवरीथिंग इज गिवन हियर, है ना। अब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकिन नहीं दिया हुआ है, वो आपको खुद से यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रेशर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगभग हम 300 केल्विन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये, हाँ कितना आंसर आ रहा है, इतना ही आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। मैं तो सही है। नहीं नेगेटिव कैसे आ रहा है आंसर, नहीं आंसर में नहीं आंसर में नेगेटिव इसलिए कह रहा होगा ना, मतलब वो जो है ना बेसिकली इसलिए नेगेटिव बोल दिया होगा कि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर कम हो रहा है। तो फिर हम लोग अभी पढ़े थे ना इसमें कि ये जो क्वांटिटी है ये वेपराइजेशन वाले में तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो मतलब ये कम हो जाएगा, है ना, मतलब ठीक है टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे डीपी नेगेटिव लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये मतलब इसको ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में -10 ले लोगे ना, क्योंकि डिक्रीज ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज करेगा ना, तो ये माइनस की स्टार्टिंग यहाँ से माइनस इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ माइनस लिख दोगे तो लास्ट में फिर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा। हाँ मतलब ऑब्वियस है, देखो अभी हम लोग यही डिस्कस किए ना कि प्रेशर बढ़ाओगे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ता है, और प्रेशर घटाओगे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर घटेगा, ठीक है ना। तो हाँ ऑब्वियसली ऊपर जा रहे हो तो कम तो होगा ही, है ना। तो इतना, तो मतलब ये है कि अगर प्रेशर 10% चेंज हो रहा है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना चेंज हो जा रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, इतना इतना टेम्परेचर ये चेंज हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन जो है ना टीएफआर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन नंबर 17 है टीएफआर का, ठीक है। आप लोग देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए मैन बॉडी सिस्टम अंडरगोज फेज ट्रांजिशन, ए मैन बॉडी सिस्टम अंडरगोज फेज ट्रांजिशन between two phases A and B at temperature Tc. The temperature dependent specific heat
at constant volume CV of the two phases are given. CV दिया हुआ है, CV is equal to AT क्यूब प्लस BT, ठीक है, और एक दिया हुआ है CT क्यूब. Assuming negligible volume change of the system and no latent heat generated in the phase transition, TC is, तो TC का वैल्यू बताना है, ठीक है ना. तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है कि एक फेज ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए फेज ट्रांजिशन है, ठीक है ना. फेज ट्रांजिशन स्टेट ए से किस में हो रहा है चेंज, स्टेट बी में. तो स्टेट ए टू स्टेट बी फेज ट्रांजिशन हो गया, ठीक है ना. अब इसमें बोला जा रहा है ए के लिए जो है ना, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए, ठीक है ना. CV फॉर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है AT क्यूब और प्लस BT, ऐसा दिया हुआ है. और इसमें B के लिए CV फॉर B दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये दिया हुआ है CT क्यूब, ठीक है ना. तो ये जो बेसिकली बोला जा रहा है, देखो ये जो फेज ट्रांजिशन है ना, ये अकर कर रहा है एट T इक्वल टू TC, T इक्वल टू TC पे अकर कर रहा है, ठीक है ना. तो क्वेश्चन बोला है TC इक्वल टू व्हाट, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना. TC इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है. अच्छा इसमें ये बोला गया है, इसमें साथ में एक इंफॉर्मेशन और है कि नो लेटेंट हीट, हाँ, नो लेटेंट हीट जनरेटेड, ठीक है ना. इसमें ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो लेटेंट हीट जनरेटेड. तो अभी बताया ना, देखो जब लेटेंट हीट इन्वॉल्व होता है तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, और जब नो लेटेंट हीट है तो ये कैसा हुआ, सेकंड ऑर्डर, है ना. तो इसमें नो लेटेंट हीट है, तो हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो ये लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन इट इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. ये एक सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है ना. इट इज सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें बिकॉज ऐसे लिख दोगे, बिकॉज नो लेटेंट हीट इज इन्वॉल्व, ठीक है ना. लेटेंट हीट इन्वॉल्व नहीं है. अब आप देखिए यहाँ पे, हमें जानते हो देखो सेकंड ऑर्डर में तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तो यूज नहीं होता है, दैट इज यूज्ड इन फर्स्ट, तो ठीक है. तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर में हम स्पेसिफिक हीट को यूज करके कौन सा ऐसा क्वांटिटी को मतलब इन्वॉल्व करें जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है. तो अब बताइए सेकंड ऑर्डर में देखिए ये एक्चुअली देखो क्या है कि हीट कैपेसिटी फॉर ए दिया हुआ है, और ये हीट कैपेसिटी किसके लिए दिया हुआ है, बी के लिए, ठीक है ना. तो हम देखो समथिंग ए के लिए इसको यूज करके, आप समझ रहे हो ना, इसको यूज करके समथिंग फॉर ए निकालेंगे और इसको यूज करके समथिंग फॉर बी. और अगर हम दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे तो समहाउ हमारा, क्योंकि टी इक्वल टू टी क्वांटिटी है जो दोनों के लिए सेम होता है. हम लोग कल पढ़े थे ना सेकंड ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या बोला गया था, एंट्रोपी डिसकंटिन्यूअस है, वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअस है, ये बताया गया ना. सेकंड ऑर्डर में क्या बोला गया, एंट्रोपी कंटिन्यूअस, वॉल्यूम कंटिन्यूअस, है ना, ये सब कुछ तो कंटिन्यूअस बोला गया. अच्छा इस क्वेश्चन में बोल भी दिया गया है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना. तो हम लोग देखो ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इन सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंट्रोपी इज कंटिन्यूअस, मतलब हाँ, तो ये हम लोग जानते हैं. देखो इन सेकंड ऑर्डर, ऐसे लिख दो, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, एंट्रोपी इज कंटिन्यूअस. एंट्रोपी कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये होगा कि एस ए एट टी इक्वल टू टी सी विल बी इक्वल टू, क्योंकि फेज ट्रांजिशन पे ही कंटिन्यूअस होता है, दोनों इक्वल होते हैं, समझ गया ना. एस बी एट टी इक्वल टू टी सी हो जाएगा. तो ये हमारे पास देखिए ट्रांजिशन हो रहा है टीसी पे, ठीक है ना. और हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, एंट्रोपी डजंट चेंज, ये जो है ना सेम होता है, ठीक है ना. तो एंट्रोपी चेंज नहीं होता है इस केस में, तो हम इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं. अब हम देखो हमने एंट्रोपी को इसलिए यूज किया ना कि हम लोग जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम भी सेम होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑल्सो रिमेन्स सेम. लेकिन आप ऐसे सोचिए कि स्पेसिफिक हीट को यूज करके आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इससे ज्यादा इजीली निकलेगा एंट्रोपी, तो इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं. तो देखो सीवी आप जानते हो, सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी इज इक्वल टू होता है dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिखते हो आप, ठीक है ना. तो देखो dq को आप ऐसे लिख दो t ds बाई dt
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिख देंगे। इज दैट ओके? तो यहाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट दिया ही है, तो देखो CV, अब हम A के लिए कैलकुलेशन करेंगे ना, A के लिए तो CV दिया हुआ है हमारा 80 क्यूब, A के लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो 80 क्यूब प्लस BT है इज इक्वल टू यहाँ पे T, और ये बन जाएगा डेल S बाई डेल T, ऐसे लिख दो। वॉल्यूम तो कांस्टेंट बोल ही दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो T एक कैंसिल हो जाएगा सभी से, ठीक है ना, और फिर DT से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो S इक्वल टू, ठीक है ना, S A के लिए निकाल रहे हैं अभी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो AT स्क्वायर प्लस BT प्लस B हो जाएगा, है ना, और इंटू DT, ठीक है ना, और ये मान लो DS हो गया ऐसे। देखो अभी हमने क्या किया, पहले T कैंसिल कर दिए है, ठीक है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ठीक है सभी का। तो इससे S निकालिए आप, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, AT क्यूब बाई 3 और प्लस BT, ये निकल गया। इज दैट ओके? तो ये बेसिकली S निकल गया A के लिए, तो इसी को हम SA लिख देते हैं, दिस इज SA। अच्छा इसमें ये बताइए आप लोग कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट हमको लिखना चाहिए ना, ठीक है ना, वी शुड राइट, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट भी लिखते हो, लेकिन हम कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, जानते हो क्यों? देखो इसका रीजन है, हम जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि टेम्परेचर 0 जब जाएगा तो एंट्रोपी भी 0 हो जाना चाहिए। तो देखो T0 पे ये T0, ये टर्म 0 हो जाएगा तो एंट्रोपी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 ही होगा, ठीक है ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली B के लिए निकालोगे ना, तो फिर से ऐसे लिखेंगे CV इज इक्वल टू T और डेल S बाई डेल T, ठीक है ना, तो CV इसमें CT क्यूब दिया हुआ है ना, CT क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है T और डेल S बाई डेल T। इज दैट ओके? तो बस T कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डेल S इज इक्वल टू CT स्क्वायर और इंटू डेल T आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो S फॉर B जो निकलेगा ना वो हो जाएगा CT क्यूब और बाय 3, ठीक है ना, समझ में आ गया ना सभी को? तो ये हमने CV जो दिया हुआ था ना उसको यूज करके निकाल लिए। अब हम यूज करते हैं यूज 1। देखो 1 में हम बता चुके हैं कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी जो है कंटिन्यूअस होता है, इट डजंट चेंज, तो S ऑफ A और S ऑफ B इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ऐसे कर दोगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो। तो S ऑफ A देखो हम लिखेंगे तो ATC क्यूब अब बाई 3 अब प्लस BTC इज इक्वल टू, देखो S ऑफ A एट TC लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं S ऑफ A इज इक्वल टू S ऑफ B एट T इक्वल टू TC, ठीक है ना। तो S ऑफ A ये हो गया और इधर से आ जाएगा CTC क्यूब अब बाई 3, ठीक है ना, तो एक TC तो सभी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो बस TC निकाल लो। TC इज इक्वल टू कितना निकल रहा है, 3C by C 3B अपॉन C माइनस A अंडर C minus A root। ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है ना बस सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है ना, मतलब लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हम जानते हैं एंट्रोपी चेंज नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो इस क्वेश्चन को जानते हो हम इसलिए करा है ना कि हम ये बेसिकली बताना चाहते हैं कि अगर हम सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें एस से स्टार्ट करना पड़ेगा डिस्कशन। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का देखो अभी क्लॉसियस क्लिपरॉन इक्वेशन कैसे डिराइव किया गया, कहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, जी से स्टार्ट किए थे, उसमें कैसे लिखे थे G1 इक्वल टू G2, ठीक है ना। तो उसमें भी देखो G1 इक्वल टू G2 कर रहे थे तो उसमें G का डेरिवेटिव कर रहे थे। तो अब देखो सेकंड ऑर्डर में आप जानते हो ना G का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होता है, तो वो जानते हो क्या होगा, G का डेरिवेटिव लोगे ना सारे कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, क्योंकि G का डेरिवेटिव क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो हम लोग सेकंड ऑर्डर का कोई भी डिस्कशन करते हैं ना तो एस से स्टार्ट करना होता है। ऑर्डर एक मिनट बस थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना, इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड, इसको बोलते हैं, जैसे उसे क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं एहरेनफेस्ट रिलेशन, एहरेनफेस्ट रिलेशन, ठीक है ना। तो एहरेनफेस्ट रिलेशन देखिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जानते हैं कि एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट, मान लो आप ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हो 1 से 2 सिस्टम में, ठीक है ना, कोई सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंट्रोपी ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सेकंड,
तो उसी तरह से इसमें फिर ऐसे लिख दोगे, जैसे उसका डिस्कशन किया गया ना वैसे ही करेंगे। DG1 किए थे, इसमें भी DS2 कर दोगे, और ये किसी टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ट्रांजिशन में, तो आप जानते हो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा देखो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है ना, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक्चुअली देखो ये बात होती है ना कि हम टेम्परेचर प्रेशर से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं तो यहाँ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑल्सो डजंट चेंज इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो हम यहाँ पे प्रेशर की जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो ऐसा हो जाएगा ना, डेल एस बाई डेल क्या आ जाएगा यहाँ पे टी और इंटू डी टी, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे लिख दोगे डेल S1 बाई डेल टी, ऐसा हो जाएगा ना, डेल एस बाई डेल पी, ठीक है, और इंटू डीपी, ठीक है, और इज इक्वल टू डेल S2 बाई डेल टी, ठीक है, और यहाँ पे dt हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस डेल S2 बाई डेल पी। उसी तरह का डिस्कशन है देखो, अभी जैसे क्लॉसियस क्लिपरॉन का बताया गया था, ठीक है ना, और यहाँ पे dp आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डेल एस बाई डेल टी, अगर हम इसको t से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, वी मल्टीप्लाई बाई टी और डिवाइड बाई टी ऑल्सो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी हम लोग, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हम अभी टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन लिए हुए ना, तो इसमें टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे होगे ना, दिस यू आर कैलकुलेटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अब देखिए यहाँ पे टीडीएस मतलब dq बन जाएगा, dq बाई dt क्या बनेगा, dq बाई dt विल बिकम cp, तो ये cp बन गया। कौन से इस किसके लिए, फर्स्ट के लिए, तो इसको ऐसे यहाँ पे cp1 लिख देना पड़ेगा, या नीचे लिख दो cp और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है ना, cp1, इज दैट ओके, cp1 हो गया, ठीक है ना, और इनटू क्या आ गया dt, हाँ डिवाइड बाई टी है, ठीक है ना। तो ये cp1 ऐसा आ गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखो क्या है, इसको डेल एस बाई डेल पी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम इससे चेंज कर सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल इक्वेशन से इसको चेंज करो जरा, क्या बनेगा, माइनस डेल वी बाई डेल ये बन जाएगा माइनस, डेल हाँ वी तो बाई इसको साइड डेल में टी। चेंज कर देते हैं ना, ऐसा करो, देखो डेल एस बाई डेल पी हम लोग जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशन में, देखो नीचे पी है ना, तो ऊपर में इधर भी आ जाएगा, क्योंकि पी और वी मल्टीप्लाई करके एनर्जी बनता है, और इधर एस है तो नीचे क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो डेल एस बाई डेल पी आप निकाल रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप बताइए डेल वी बाई डेल टी, अब आप ऐसे देखो यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी ये लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, तो इसको जी अगर सर। हम ऐसा करेंगे, देखो सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा ना, एक माइनस सर आएगा ना, माइनस क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस होता है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करो, एक एक हम यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं और इधर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, ये 1/v और डेल वी बाई डेल टी क्या बनता है, ये अल्फा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है ना, तो ये अल्फा बन जाएगा, तो ये अल्फा इंटू वी बन जाएगा, दिस विल बी अल्फा इंटू वी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप ऐसे देखिए इस पूरे टर्म को हम क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू वी, लेकिन ये फर्स्ट सिस्टम के लिए ना, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा अल्फा 1 और इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना इस ट्रांजिशन में। देखो ये सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ डीपी तो लिखेंगे ही अभी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये ध्यान रखोगे कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे V1 नहीं लिख रहे हैं, बस V लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है। और इस साइड देखिए इसमें फर्स्ट सिस्टम का है, इसलिए अल्फा 1 लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये फिर से इसी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू cp2, ठीक है ना, अब बाई ये t बन जाएगा, और यहाँ पे ये dt आ गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे प्लस ये बन जाएगा अल्फा 2, दिस विल बिकम अल्फा 2 और इंटू वी और इंटू डीपी। तो फिर से देखो यहाँ से डीपी एक साइड कर दो और dt एक साइड कर दो, तो dt देखो एक साइड, ये माइनस इसमें एब्जॉर्ब हो गया ना, हाँ माइनस आएगा ना, इसमें माइनस आता है, अरे एक मिनट तुम लोग,
देखो एक मिनट, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देखो डेल एस बाई डेल पी, पहली बात तो ऐसे समझो, मैक्सवेल रिलेशन क्या बताया गया, डेल एस बाई डेल पी, ऊपर एस है तो नीचे क्या आएगा, टी आएगा, पहली बात तो ये खत्म हो गया। और नीचे पी है तो ऊपर में क्या आएगा, वी आएगा। ऐसे ही बताया गया ना, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट एनर्जी होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एनर्जी होगा। अब उसके बाद ये बताया ना कि अपर कॉर्नर वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पे वी और टी ऊपर होता है ना, तो बताया ना कि अपर कॉर्नर वाले के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा ना तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो dt है ना, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा ही। हाँ तो ये तो अब देखो माइनस आ गया इस रिलेशन में, मतलब इस रिलेशन में माइनस होगा ही, ठीक है ना। तो अब हम इसी को ऐसे 1/v किए ना, 1/v और इंटू v किए, तो ये पूरा माइनस भी तो होता है अल्फा में, अल्फा में, अच्छा अल्फा माइनस नहीं होता है ना, अच्छा अल्फा में प्लस होता है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अल्फा में प्लस होता है, ठीक है ना, तो यहीं पे माइनस होगा, ठीक है। वो कंप्रेसिबिलिटी में माइनस होता है ना, यहाँ पे ठीक है यहाँ पे, अच्छा अल्फा में प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला ये होता है एक्चुअली, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू 1/v, और क्या लिखते हैं हम लोग, डेल v बाई डेल टी, और कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है। तो अल्फा में माइनस नहीं होता है, हाँ ठीक है, तो यहाँ माइनस रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें माइनस कर दो यहाँ पे बस, ठीक है ना, यू विल राइट माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और राइट, तो इसमें dt एक साइड करिए, आप देखिए dt एक साइड करोगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा cp1 माइनस cp2, ठीक है ना, और बाई टी तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है ना, ये आ गया इज इक्वल टू, इस साइड आप dp कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, dp कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, v भी कॉमन ले लो, हाँ v भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, v इज ऑल्सो कॉमन। तो इधर से इसको इस साइड ले आओगे तो ये बन जाएगा α1 माइनस α2, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां से देखो dp बाई dt निकालो, dp बाई dt, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, dp बाई dt, cp1 माइनस हाँ तो ये बेसिकली cp1 माइनस cp2 और डिवाइडेड बाय α1 माइनस α2, ठीक है ना, और ठीक है t इंटू वी डिवाइडेड में आ जाएगा, है ना, इंटू t इंटू वी। तो ये बेसिकली एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो देखो dp बाई dt हम लोग क्लॉसियस कैलिपरॉन इक्वेशन में निकाले समथिंग, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो कभी कभी जानते हो ये सभी फॉर्मूले भी आ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, ठीक है ना। तो सिमिलरली देखो आप लोग को ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्राई करोगे होमवर्क, ठीक है ना, ये है कि फॉर सेकंड ऑर्डर, देखो फॉर सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, तो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम भी जो होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे v1 इज इक्वल टू v2, जैसे फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन इज फ्रॉम फर्स्ट सिस्टम टू सेकंड सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे v1 विल बी इक्वल टू v2, अब v भी यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, मतलब जनरली क्या होता है, फेज ट्रांजिशन इज बेसिकली गवर्न्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो ऐसे लिख दिया टेम्परेचर और प्रेशर। तो फिर देखो यहाँ पे फिर से इसको भी आप टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन में लिख रहे हो, फिर इसका भी डेरिवेटिव ऐसे ही लोगे, तो यहाँ से निकाल के देखोगे dp बाई dt, ठीक है ना। तो यहाँ से एक दूसरा रिलेशन निकलेगा आपको। तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए ध्यान रखोगे dp बाई dt के दो रिलेशन निकलते हैं, एक इसके टर्म में और एक अभी देखोगे कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हाँ, तो इसको आप लोग डिराइव करके देखोगे क्या आ रहा है, ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना सब कुछ याद नहीं रहता है, तो इसलिए जो है ना आप लोग को भी जो है ना ये एग्जाम में अगर भूल भी जाओगे ना तो डेरिवेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन गेट इट डायरेक्टली, है ना, ठीक है। तो ये फेज ट्रांजिशन का बेसिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग जानते हो थोड़ा और डिस्कशन एक करेंगे, ठीक है ना, तो कल एक क्लास आप लोगों की इवनिंग में रख देंगे, ठीक है ना। तो मतलब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा जो है ना सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का एक डिस्कशन होता है, ठीक है ना, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो उसका मतलब उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुई है। अब वो अपलोड भी नहीं होगी, ठीक है। वो एक्चुअली वो जानते हो थोड़ा जूम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो लेक्चर जो है ना अपलोड नहीं हो पाया है। तो हम देखते हैं फेज ट्रांजिशन का क्लास नहीं हुआ तो रिपीट कर देंगे एक बार, ठीक है। अब वो सभी करा देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग इसके सारे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, फेज ट्रांजिशन के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर रिमेनिंग जो बचा हुआ है ना वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलो अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।